मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़ी मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़ी आज की स्पेशल रिपोर्ट जो करने का हमारा मकसद है वो ये है कि हम यूसीएच पे बात करें कि यूसीएच की बहाली के लिए और यूसीएच की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके लिए। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जो यूसीएच पे हमारे साथ बात करेंगे और जो वो काम भी कर रहे हैं यूसीएच पे, साजिद अहमद सराज साहब। साजिद अहमद सराज साहब के ताल्लुक से मैं बताता चलूँ कि टैलेंट्स मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं और इसी तरह वो अपनी खिदमात जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो सर अंजाम दे रहे हैं उनकी खिदमात के ताल्लुक से भी बात करेंगे। साजिद साहब, स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाने के लिए आपके कीमती टाइम के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और ख़ुशी तौर पर मैं फ़ज़ल टीवी का और इमरान फ़ज़ल साहब का, मिसेस महविश इमरान का और पूरी इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ुशी तौर पर आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। तो यस, टैलेंट्स मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान का आगाज़ 2005 में कोई दिसंबर 2005 में हमने किया जी। आई जस्ट केम फ्रॉम न्यूजीलैंड 2005 के एंड में, और आते ही फिर टैलेंट्स मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान का आगाज़ किया। एक ये चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका काम जो है वो होलिस्टिक है जी। जिसमें सिर्फ प्रीचिंग नहीं है या सिर्फ टीचिंग नहीं है जी। या सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जी। जिस्मानी भी हैं, रूहानी भी हैं, माली भी हैं और नफ्सियाती भी हैं, मुआशरती भी हैं। तो सारी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं इस मिनिस्ट्री के ज़रिए से एड्रेस करने की। जी, वेरी नाइस। तो ये मिनिस्ट्री जो है 2004 से 5 से चल रही है, जिसके अंदर एक हाई स्कूल है और एक पब्लिशिंग हाउस है, जी जी, एक ऑर्फनेज है जी, और इसके साथ साथ एक होप सेंटर है जी, और अवाना एक अलहदा से मिनिस्ट्री है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, जी जी, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, जिसमें हम संडे स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और अब तक हम तकरीबन 7 सालों में कोई 4000 से ज़्यादा संडे स्कूल टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं और 1700 से ज़्यादा चर्चेस के साथ नेटवर्किंग के साथ हम काम कर रहे हैं। जी साजिद साहब, मैं समझता हूँ कि जितने शोबाजात को आपने टच किया है या जितने शोबाजात के ताल्लुक से आपने बताया कि हम ऑर्फन सेंटर भी चला रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों की जो ज़रूरियात के ताल्लुक से डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपने टच किया। एजुकेशन की मैं समझता हूँ हमारी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तालीम के बगैर तब्दीली नहीं है और अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम एक अहम की है जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि नॉट द ओनली की एक्चुअली। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे मामलात में हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए हम क्या करें जी। तो एक हम स्मॉल बिजनेस का भी हमारा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी है हमारा। हम छोटे छोटे बिजनेसेस भी स्टार्ट करके नौजवानों को देते हैं, नौजवानों को खुसूसी तौर पर उनको जी। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि हम अगर देखते हैं कि पाकिस्तान से अगर हम आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान में वही लोग कामयाब हैं जिनके अपने बिजनेस हैं। बिल्कुल ठीक है, और वही लोग करोड़पति और अरबपति हैं जिनके अपने कारोबार हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अगर हम अपनी कौम को करोड़पति या अरबपति बनाना चाहते हैं तो फिर हमें स्मॉल बिजनेस से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा। अब अगर देखते हैं सराज साहब, एक बहुत बड़ा ब्रांड है शर्ट्स का और कोट पैंट, बड़ा मशहूर ब्रांड है। तो वो पहले साइकिल पे कपड़ा बेचते थे छोटे लेवल पे, और आज पाकिस्तान भर में उनकी ब्रांचेस हैं। दैट्स ट्रू। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप अपने लोगों को बिजनेस की तरफ माइल कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियों से हम करोड़पति नहीं बन सकते। बहुत कम चांसेस होते हैं नौकरियों से लखपति या करोड़पति बनने के, लेकिन कारोबार करके हम लखपति, करोड़पति और फिर अरबपति बन सकते हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूसीएच की तरफ कैसे आपका ध्यान गया, कैसे आपने सोचा कि इस इदारे की बहाली के लिए हमें मिलजुल कर कुछ करने की ज़रूरत है? यूसीएच से डायरेक्ट तो मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक है भी, क्योंकि मैं 19
74 में मैं जल गया था जी। तो मैं उस वक्त अभी 1.5 साल का था जी जी। तो मैं जलालपुर जट्टा हॉस्पिटल है, श्लोक मिशन हॉस्पिटल, वहाँ पर, तो वहाँ पे हम रहते थे, मेरे वालिदैन वहाँ पर जॉब करते थे। तो यूसीएच से डॉक्टर जो हैं वो जलालपुर जट्टा जाते थे और मेरी प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हुई है 1974 में जलालपुर जट्टा के अंदर यूसीएच के डॉक्टर ने की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा डायरेक्ट ताल्लुक ही है, मेरी ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है यूसीएच का। और बहुत से हमारे जो मसीही जो मुल्क पाकिस्तान में हैं या मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूसीएच से उनका वास्ता जरूर बिल्कुल है, किसी का रिश्तेदार है। अब मैं बताता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी आजकल यूरोप में ज़ेर तालीम है, वो यूसीएच में पैदा हुई और जो छोटा बेटा है वो भी यूसीएच में पैदा हुआ। अच्छा, तो इस तरह से मेरी अपनी बहुत सी यादें यूसीएच से वाबस्ता हैं, जज्बाती ताल्लुक हाँ जो है ना एक है। तो इसी तरह मैं समझ हर पाकिस्तानी मसीही की, ना बल्कि मसीहियों की बल्कि बहुत से मुसलमानों की यादें जो यूसीएच से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। और यहाँ पे लोगों की ना सिर्फ शिफा के लिए बल्कि लोगों की रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो अभी जो यूसीएच की मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम वो एक्चुअली ये था, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोड़ गया हूँ आपका आंसर करना, कि बेसिकली मैंने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो जलालपुर जट्टा के लिए ही बनाया था जी। और बिशप ऑफ सियालकोट से बिशप एल्वन जॉन से मेरी मुलाकातें भी हुई जी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से हॉस्पिटल के, उनसे भी मेरी मुलाकातें हुई जी। लेकिन उनकी समझ में कोई बात आई नहीं है एक्चुअली। वो शायद ये समझ रहे थे कि ये बंदा ऐसी बस बातें कर रहा है, ऐसे होना कुछ भी नहीं है जी। वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी। और वो भी वीरान पड़ा है, वो भी खंडर बन चुका है जी। लेकिन मैंने एक चैलेंज एक लिया था कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ जी। मैं करूँगा। लेकिन हमारी कुछ मुलाकातें हुई, फिर कोरोना का सीज़न शुरू हो गया जी। ठीक है, तो फिर मैं लाहौर में कुछ देर वेट किया कि एक हमारी मुलाकात तय थी बिशप साहब के साथ 6 मार्च को, फिर कोरोना जो है वो लॉकडाउन शुरू हो गया। बिशप साहब से? बिशप एल्वन जॉन जो डायसिस ऑफ सियालकोट के हैं। जी जी। तो फिर बात आगे नहीं बढ़ी और मेरे कुछ दोस्त थे, सिल्वेस्टर सलीम साहब, दोस्त भी नहीं थे अगर, मैं तो उनको जानता नहीं था। एल्वन नैयर साहब जो कि काफ़ी सालों से वो कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि कुछ बड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी जी। तो उन्हीं दिनों में आपको पता है कि एक वो 7 अरब का जो प्रपोज़ल है वो भी आ गया। तो उसी दौरान मैंने फिर दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रपोज़ल को अकॉर्डिंगली जो यूसीएच के हवाले से उसमें अरेंज किया और फिर हमने टेबल किया वो प्रपोज़ल। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने भेजा, ईमेल किया, हमने टीसीएस किया, जिनके घर तक जा सकते थे उनको घर तक पहुंचाया कि आप क्रिश्चियंस के ऊपर भी थोड़ा सा रिलाई करके या उन भरोसा करके देखें, एतमाद करके देखें कि ये भी अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक चैलेंज, इसको भी एक चैलेंज के तौर पर लिया और बिलाखिर हमें ये मौका मिला, हमें बोर्ड की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि आप आएँ और आप शुरू करें। तो फिर हमने शुरू कर दिया जी। आज हमारा 15वां दिन था यूसीएच में और काफ़ी हद तक हमने काम जो है वो किया है और अभी आगे बढ़ेंगे हम करने के लिए जी। तो सर साहब, यूसीएच की रेस्टोरेशन के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी जो अपनाई है, किस तरह से आप इसको आगे लेके जाएंगे? मैंने कलाम मुक़द्दस में से जब मैं नहमिया की किताब पढ़ रहा था और बहुत खूब, उसमें मैंने देखा कि नहमिया ने एक ऐसी तहरीक शुरू की और उसने जो बनी इसराइल के कौम के लोग थे, जो रेमिनेंट थे, जो वहाँ पर रह रहे थे, मौजूद थे, उनको साथ लिया, उनके साथ शेयर किया, सर्वे किया। रात के वक्त 3 दिन तक रात दिन वो घूमता रहा पूरे यरूशलेम में और फिर उसने दीवार की तामीर का काम शुरू कर दिया और फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसके पार्ट्स, उसके हिस्से जी, कि हर कबीला, हर ख़ानदान जो है वो अपना अपना हिस्सा जो है वो अदा करे। किसी को उसने ना मिट्टी दी, ना गारा दिया, ना ईंटें दी, ना बजरी दी, ना रेत दी। लोग अपना अपना सामान जो है वो साथ लाते रहे और जो जिस तरह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के साथ कि आप हमारे साथ खड़े हों, जो भी मुहैयर हजरात थे वो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे और दीवार 52 दिन में मुकम्मल हो गई। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए
मैंने फिर 52 दिन का टारगेट जो है वो लिया। बहुत खूब। कि 52 दिन में अगर दीवार तामीर हो सकती है पूरे यरूशलेम की, तो 52 दिन में यूसीएच भी जो है वो तामीर हो सकता है। जी पास्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने किन डिपार्टमेंट्स को फोकस किया है कि सबसे पहले किस डिपार्टमेंट को बहाल किया जाएगा और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले तो हमने, क्योंकि अगर आप एंटर हों तो आपको जगह जगह जो है वो कूड़ा करकट जो है वो अब नहीं मिलेगा। पहले जब आप जाएंगे, जाते रहे होंगे, तो आज भी हमारी ट्रॉलीज जो है वो लगी हुई थी। आज भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के से ट्रॉलीज आई थी, ट्रैक्टर आए थे, तो वो उठाकर लेकर गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उठाकर लेकर गए हैं। हमारे साथ भी उन्होंने तावन किया। तो हम 7 चीज़ें इन 52 डेज में हम करने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ हमने पहला तो था कि रेस्टोरेशन एंड ओवरहॉलिंग ऑफ द बिल्डिंग, उसकी रिपेयर करना, उस बिल्डिंग का वो था पूरी बिल्डिंग का। जो फ्रंट जो है वो पहले आप लिफ्टिंग की जाए, फेस लिफ्टिंग की जाए, और उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। लैंडस्केपिंग और ग्रास प्लांटिंग आप जाएंगे, और बाकायदा तौर पर नर्सरीज जो होती है वहाँ से हमने लोग मंगवाए और उन्होंने उसकी प्लांटिंग की, मिट्टी लेकर आए बाहर से, खाद लेकर आए और पौधे लेकर आए, और बड़ी खूबसूरत सा उन्होंने एक लॉन जो है वो बना दिया है। एक तरफ पूरा फ्रंट जो है वो बड़ा खूबसूरत अब हो गया। लोग जाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड। तो पास्टर साहब, ये लोग जो हैं असासी तौर पर आ रहे हैं या इनको आप पे कर रहे हैं? नहीं, ये टोटली वॉलंटरली हैं जी, रजाकाराना तौर पर आ रहे हैं, आज़ादी तौर पर आ रहे हैं। और कभी कभार हम इनको पिक एंड ड्रॉप जो है वो दे देते हैं, या कभी कभार उनको हम फेयर दे देते हैं। लंच जो है वो हम देते हैं हर एक को, जो भी वहाँ पर आता है। तकरीबन 40 to 50 एवरी डे लोग जो है वहाँ पर आते हैं। बहुत खूब। हाँ जी, और हर तबके के लोग, यानी हर जो भी वो कर सकते हैं, माली है, प्लम्बर है, और इलेक्ट्रिशियन है, और चीज़ें जो स्विंग का काम करते हैं जब वो हैं, आम लेबर है, नौजवान है, बड़े खुश होते हैं काम करके, बड़ा एंजॉय करते हैं वो काम करते हुए, और जो उनका जाने को दिल नहीं करता, मैं आपको बताऊं। जी, वेरी नाइस। दे आर सो कीन टू वर्क फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ यूसीएच। तो जो लोग पहले से ऑलरेडी यूसीएच में काम कर रहे हैं, आप बता सकें कि कितना स्टाफ है जो वहाँ पे? वहाँ पर इस वक्त 82 का स्टाफ है। 82 का स्टाफ। 82 तो इन लोगों को आप लेके आ रहे हैं उसमें यूसीएच की बहाली के सिलसिले में? वो लोग आपके साथ कोई तावन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे एंटर होने से पहले ही हमारे साथ जो है वो जुड़ गए थे कि जी हमें खुशी हुई है कि आप आ रहे हैं। अभी हमने प्रपोजल ही जमा करवाया हुआ था, तो उनको के पास से साजिद जो है वो ये करने जा रहे हैं। अभी मैं एंटर नहीं हुआ था, तो हमें रेजिस्ट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन उनके अंदर जो है वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ये था कि बहुत सा दफ़ा लोग आते हैं और थोड़ा सा काम करते हैं, तो फिर बड़े जोश के साथ आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इसलिए वो उनको कोई इतना ज़्यादा वो ऐसे कंधे उचका के ऐसे उन्होंने हमें थोड़ा सा वेलकम किया कि चलें आप भी करके देख लें, हमने तो बड़े बड़े लोग देखे हैं, आए हैं और चले गए हैं। तो फिर उन्होंने जब हमारी कंसिस्टेंसी देखी, हमारी साबित कदमी देखी, और हमारा टाइम वहाँ पर सर्व करना देखा, तो वो हमारे साथ शामिल हो गए। वो अब हमें खुशी से वेलकम करते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, और यूसीएच के अंदर ही बेशक लोगों को काफ़ी सालों से सैलरीज नहीं मिली, इसके बावजूद वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो डोनेशंस भी दे रहे हैं यूसीएच के अंदर रहते हुए लोग। सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल और आई एम वेरी हैप्पी कि जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो यूसीएच के अंदर रहने वाले लोग हैं, और दे आर विद अस। वेरी नाइस। तो वो हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जब आपने ये काम स्टार्ट किया उसके बाद नेशनली और इंटरनेशनली लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? सरप्राइजिंगली ओवरवेलमिंग, वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली, आई वुड से कि एक्चुअली मेरी जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है। जी, वेरी नाइस। ठीक है जी।
और मेरे क्लासमेट्स, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, नर्सिंग, क्योंकि मैंने नर्सिंग भी की हुई है उस हवाले से भी, और फिर कुछ और लोग भी साथ जुड़ गए। खुसूसी तौर पर कुछ होते हैं जो फंड्स शायद ना दें या कम दें, लेकिन वो एडवोकेसी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी नेटवर्किंग जो अहलियत है वो बड़ी कमाल की होती है। जैसे मैं अजीम मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, मैं उसका जिक्र करूँगा। वो ही इज़ अ गुड एडवोकेट, बड़ी अच्छी एडवोकेसी करता है यूसीएच के हवाले से। मैं सिस्टर बल्कीस का जिक्र करूँगा, यूके में है। शी इज़ वेरी गुड, पैशनेट एंड वेरी गुड एडवोकेट। तो वो कोशिश करती हैं, कोई बंदा, कोई नर्स, कोई जिससे वो ज़रा सा भी कोई उनको हो कि मैं इनको जान सकती हूँ या मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, वो उनके साथ अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से, यूरोप से, एवरीवेयर शी कनेक्ट्स पीपल विद अस। और फिर उसके अलावा लोग मुझे ज़ाती तौर पर भी काफ़ी जानते हैं। तो उन्होंने फ़ोन पे फ़ोन, अब आप यकीन करें कि यूसीएच के अंदर भी जब मैं होता हूँ और उसके बाद जब मैं घर में आता हूँ तो मैसेजेस और फिर कॉल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आई रिसीव जी। और नॉट ओनली कॉल्स, कोई 20,000 भेज रहा है, कोई 25,000 भेज रहा है, कोई 50,000 भेज रहा है, कोई 1 लाख भेज रहा है जी। तो दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग। वेरी नाइस, दिस इज वेरी इनकरेजिंग। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा कदम है यूसीएच की बहाली के लिए, कि ना सिर्फ हम बातों से बल्कि अमली तौर पर भी हम साथ खड़े हो जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो इमरजेंसी का शुबा है, या शुबा आई का है, या ऑपरेशन का है, या गायनी का, अभी आपने किसी को बहाली की तरफ लेके आए? ये कितने शुबे बहाल हैं, कितना काम हो रहा है? अभी तक जो आई डिपार्टमेंट है वो तो फुली ऑपरेटेड है, ऑपरेशन है, ठीक है, फंक्शनल है। डॉक्टर आकाश मैथ्यू हैं, बड़े अच्छे आई सर्जन हैं जी, और उनकी 100% जो है वो उनका रिजल्ट है जी। सो ही इज़ वेरी गुड सर्जन। तो आईसीयू जो आई डिपार्टमेंट है वो तो फुली फंक्शनल है, लेकिन चूंकि वो उसके शैडो के नीचे है एक्चुअली जो लैक ऑफ ट्रस्ट है जी, और जो हॉस्पिटल का दूसरा हिस्सा जो नॉन फंक्शनल है, लोग जो फंक्शनल है फिर उसको नहीं देखते, उसके बारे में कम जानते हैं। जो नॉन फंक्शनल है उसके बारे में ज्यादा जानते हैं कि हॉस्पिटल तो टोटली बंद है। तो लिहाजा वो आई डिपार्टमेंट जब नेग्लेक्ट हो रहा है, लोगों को अभी पता नहीं है कि जी आई डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल है। तो वो मैं दावत दूंगा पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, लाहौर में खुसूसी तौर पर, कि आई डिपार्टमेंट जो है वो फुली फंक्शनल है, ओपन है। डॉक्टर आकाश मैथ्यू जो है वो मौजूद है वहाँ पर, पूरा टाइम दे रहे हैं वो। तो उसको जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा मरीज़ों का, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, सस्टेनेबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स, चूँकि जनरल हॉस्पिटल्स की साइड जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, सिवाय एक गायनी की डॉक्टर जरी हैं वहाँ पर। वो भी कुछ प्राइवेट पेशेंट्स जो है वो करती थी, या वो भी हम नहीं कह सकते कि फुली फंक्शनल है, पार्शियली गायनी का फंक्शन जो है वो है। कोई इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अभी हाल ही में एक और दोस्त हैं नवीद रियाज साहब, वो भी इसमें शामिल हैं रेस्टोरेशन के काम में। तो वो कुछ 4 डॉक्टर्स की सैलरी उन्होंने जो है वो कमिट की है कि हम सैलरीज जो है वो देंगे, जिसमें से एक डॉक्टर जो है वो हायर हो गया है, लेकिन एक अभी कम है, क्योंकि वो 8 से या 9 से 2 बजे तक बैठता है, तो आगे फिर हॉस्पिटल फारग होता है। बड़ी खामोशी, गहरी खामोशी जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है। हम जो काम जो कर रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में बेड जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनको रिपेयर की ज़रूरत है। जो मैट्रेसेस हैं, गद्दे हैं, वो उनके बिल्कुल ख़राब हैं, वो उनके कवर्स बिल्कुल नहीं हैं। तो हमने 2 मशीनें, जैको मशीनें जो हैं वो कमर्शियल मशीनें वो रखी हैं हॉस्पिटल के अंदर। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो जो मैट्रेसेस के कवर्स हैं वो सी रहे हैं, और हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो बेड्स को क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, और फिर उनको पेंट कर रहे हैं। Very nice. तो वार्ड्स हमने जाके खुलवाई हैं, उनके ताले खुलवाए हैं और उनको साफ़ किया है, उनको क्लीन किया है।
पूरा एक प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट रूम्स हैं, 10 प्राइवेट रूम्स हैं, उनके ऊपर जो वुड वर्क का काम जो है वो कारपेंटर अपना काम कर रहा है, पेंट और वाइट वॉश करने वाले अपना काम कर रहे हैं। तो हर कोई अपना अपनी जगह पर लगा हुआ है। हम अभी तक मंडे से एक डॉक्टर जो है वो हायर किया गया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि आप यार वादी साजिद साहब से कहें कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, इसको छोड़ दें। फिर उन्होंने कमेंट्स में भी लिखा कि मिशन इम्पॉसिबल। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये तो बड़े डिटर्मिन्ड लोग हैं, दे आर सो डिटर्मिन्ड, ये तो बड़े टीट लोग ने, तो वापस हम मुड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर ही बिकेम विद अस, और डॉक्टर्स को वो लेकर आ रहा है। उसके अंदर जो टैलेंट है वो ये है कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है लोगों के साथ। और ही ब्रॉट कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जो मेदे कांतों का जो स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है, वो आएंगे और मंडे से वो बैठ रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि ओपीडी जो है वो शुरू हो जाएगी जी। और मैं समझता हूँ कि काबिल डॉक्टर्स अगर हम इधर बैठा लेते हैं, लाहौर के दिल में हम बैठे हुए हैं, लिबर्टी मार्केट में, प्राइम प्लेस, प्राइम लोकेशन, तो यूसीएच का एक नाम भी है। अगर थोड़ा सा इसकी एडवर्टाइजमेंट पे हम काम करें और अच्छे डॉक्टर्स अगर इधर बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फाइनेंस का भी कोई मसला नहीं रहेगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि आप देखें 2 कमरे के, 3 कमरे के, 1 कमरे के हॉस्पिटल जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, वहाँ पर नर्सिंग भी शुरू हो गई है, मेडिकल कॉलेज भी बन गए हैं, और हम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाए हैं, जवाल पजीर होते गए हैं। तो ये वाकई कोई विजनरी जो है वो लीडर को, या विजनरी जो वहाँ पर, हर चीज़ पैसे से नहीं होती एक्चुअली। अगर लोग अगर ये कहें, एडमिनिस्ट्रेटर या बोर्ड मेंबर्स या कोई भी जो सरकर्दा शख्स है हॉस्पिटल का, वो ये कहे कि जी हमें इतने पैसे मिल जाए तो ये हॉस्पिटल चल जाएगा, नहीं। पैसा आता है, पैसा मिलता रहा है, आता भी रहा है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं चला, देख के पैसा देते हैं, हॉस्पिटल नहीं चला जी। तो आपकी जो है वो दूरअंदेशी, आपका विजन, आपका पैशन जो है वो हॉस्पिटल को रन करेगा, वही चलाएगा इसको। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज दिया गया था कि 20 करोड़ या 19 करोड़ का, 21 करोड़ का कि यूसीएच में कोरोना पेशेंट से, तो उससे गवर्नमेंट के इस पैकेज से आप समझते हैं कि यूसीएच की बहाली में कोई थोड़ी आसानी आएगी? मेरा ख्याल है कि वो अगर ये अभी तो ये प्रपोजल जो है वो टेबल पर है जी, अभी पास नहीं हुआ या आगे नहीं बढ़ा जी। वी आर होपफुल कि ऐसा हो जाए तो ये काफ़ी हमारा जो बोझ है ना वो कम हो जाएगा जी। क्योंकि वो वेंटिलेटर्स या मॉनिटर्स और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी, और डॉक्टर्स और नर्सेज वो भी देंगे वो जी। तो वो बेसिकली तो वो पैसा नहीं हमें दे रहे यूसीएच को, हॉस्पिटल को, वो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं और मैन पावर दे रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज और इक्विपमेंट्स जो है वो, उसके बाद में ये 21 करोड़ जो है वो मिलेगा जी। तो पास्टर सिराज साहब, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूसीएच की जो ज़रूरियात क्या हैं जो इसकी बहाली में ऑक्सीजन का काम कर सकें ताकि ये हॉस्पिटल बहाल हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे मसीहों की ये बहुत बड़ी एक शनाख्त है कि जब हम मेन बुलेवार्ड लिबर्टी की तरफ जाते हैं, क्रॉस नज़र आता है, बड़ी एक दिली तस्कीन सी होती है। बिल्कुल। और फिर हमारी एक शनाख्त है, पहचान है कि ये मसीहों का हॉस्पिटल है। मेरा जो ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर मैं ये कहूँ कि जी फ़लाँ इक्विपमेंट आ जाए तो हॉस्पिटल चल पड़ेगा, या फ़लाँ कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर आ जाए तो हॉस्पिटल चल पड़ेगा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हमारी कम्युनिटी की जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्ट है, वो ऑक्सीजन का काम करेगी। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया, ठीक है जी। उसके बाद बाकी चीज़ें, देखिए चीज़ें आना शुरू हो गई हैं जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे पास, मुझे नहीं पता, 2 दिन हो गए हमारे पास एक इंजीनियर जो है वो आ रहे हैं, बहरहाल वो हमारे पास आ चुके हैं, और रज़ाकाराना तौर पर ही इज़ वेरी एक्सपर्ट। मैं समझा ये बड़ी अच्छी बात। और उन्होंने हॉस्पिटल को ही डिज़ाइन किया है, हॉस्पिटल को ही उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, बैरून मुल्क में भी और अंदरून मुल्क में भी जी। तो मैं समझता हूँ कि उनका आना हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती भी होगी, खुदा के मंसूबे में शायद शामिल है। ही नोज हिज जॉब जी।
मतलब उसको पता है कि सैनिटरी का वर्क काम जो है, सीवरेज का प्रॉब्लम क्या है। हमें पता नहीं चलता कि पानी यहाँ पर बेसमेंट में जमा है, आता कहाँ से है जी। उसको निकालते हैं फिर आ जाता है, उसको निकालते हैं फिर आ जाता है, लेकिन ही नोज द प्रॉब्लम कहाँ से रहा। हाँ जी, वो उसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। हॉस्पिटल के जो अंदर लोग हैं उनसे मिलकर उन्होंने ये उसकी जो कॉज जो है उसका जो है वो ढूंढा है। तो विल वर्क टुगेदर जी, तो हम उसको करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो बड़ा ही पुरानी 50-60 साल पुरानी वायरिंग हुई है, तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता वो हम करते जाएंगे। और फर्नीचर वुड वर्क का काम जो है वो जारी है जी, वो हम करने जा रहे हैं। और ग्लास वर्क, अंदर के ऑपरेशन थिएटर के शीशे टूटे हुए हैं, और फिर हमने ऑपरेशन थिएटर रिकवरी रूम जो उसके साथ होता है, जैसे ही ऑपरेशन होता है तो कुछ देर के लिए रिकवरी रूम में पेशेंट को रखा जाता है। फिर CSSD जो स्टरलाइजेशन का डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं वो तीनों चीज़ें जो हम इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तो उसकी कोटेशंस हमने ली है कोई 1,20,00,000 की जी, ठीक है। तो वो हम अब फ्लोट करने जा रहे हैं लोगों के साथ। कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो कैलिफोर्निया से उन्होंने राब्ता किया है, कोई जर्मनी से हमारे साथ उन्होंने राब्ता किया है, कुछ इक्विपमेंट्स हमें देंगे, कुछ इक्विपमेंट्स हमें ख़रीद कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम 52 दिन में खुदा के फजल से इसको पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़े पादी साहब ने कहा था कि मैं सारी मेडिसिन फ्री दूंगा। अच्छा, उनसे भी हम आपको राब्ता करवाएंगे। चले, वो ऐसा अगर हो जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। जी, उन्होंने कहा था जी UCH के लिए सारी मेडिसिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और हम आपको उसका नंबर भी देंगे। वाह, वंडरफुल, ये बड़ी अच्छी बात होगी जी। तो अपने देखने सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे UCH की बहाली के लिए? मैं नाज़रीन आपके साथ बात करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, मिन्नत करना चाहूँगा कि UCH पास्टर साजिद का या फ्रेंड्स ऑफ UCH का या किसी और का नहीं है। UCH जो है वो बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी और मसीही लोगों का अदारा है, ये आपका अदारा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ओन करें, इसको अपना लें इसको, और जो कुछ भी हो सकता है ये मैंने और आपने मिलकर इसको रिस्टोर करना है। आप कतई नज़र, कतई ताल्लुक़ इस चीज़ को आप भूल जाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही या बोर्ड मेंबर्स का क्या जो है वो कंसर्न है। एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, बोर्ड मेंबर्स भी हमारे साथ, इसीलिए हम UCH के अंदर मौजूद हैं। अगर वो हमारे साथ ना होते तो फिर ज़ाहिर हमें कौन दाखिल होने देता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए वो हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो ऑलरेडी अपना हिस्सा डाल चुके हैं, डालने का इरादा रखते हैं और अभी सोच रहे हैं। तो आप देर ना करें, इंतज़ार ना करें। वी हैव 52 डेज़, हमारे पास 52 दिन हैं, जिनमें से 15 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं। काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं काम करने में, लेकिन अभी जो मेन मिशनरी है, डॉक्टर्स का हायरिंग है, उसमें हमें आपका साथ चाहिए। आप हमारे साथ खड़े हों जी। थैंक यू सो मच पास्टर साजिद अहमद सराय साहब। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने UCH की बहाली के लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया और UCH की बहाली की तहरीक में फजल TV की इंतज़ामिया, फजल TV का सारा स्टाफ आपके साथ है। जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे और ये इदारा हमारा है, हमने इसे बचाना है और आने वाली नस्लों को हमने ये भी दिखाना है कि हम एक जिंदा कौम है और हम बुरहानों से निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बुरहान से निकलना ही साबित करता है कि हम कैसी कौम है। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल भी ये हमारे पास एक सुनहरी मौका है कि हम अपने आप को एक कौम के तौर पर साबित कर सकते हैं। बिल्कुल, वी आर अ नेशन जी। ठीक है जी, तो ये बड़ा अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से आपका जी, सलीम भाई और फजल TV का थ्रू मीडिया इसकी बहाली में फजल TV आपके साथ है। मैं ज़ाती तौर पर आपके साथ हूँ और हम वहाँ पर आके भी रिपोर्ट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी, लाइव भी और TV रिपोर्ट के ज़रिए भी। UCH की बहाली के लिए काम शुरू हो चुका है और हम इसको बहाल करके ही दम लेंगे। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में पास्टर साजिद अहमद सराय साहब की खूबसूरत बातें आपने सुनी और उन्होंने बताया
कि यूसीएच की बहाली के लिए जो इकदाम कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आइंदा प्रोग्राम में हम यूसीएच की बहाली की जो रिपोर्ट है वो सारा अंदर से भी आपको रिपोर्ट करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यूसीएच की बहाली के लिए आप अपनी दुआओं में यूसीएच को और उन तमाम अफराद को जो रज़ाकाराना तौर पर रुपए पैसे के ज़रिए मदद कर रहे हैं, उनको आप अपनी दुआओं में याद रखें। और बड़ी खूबसूरत बात की साजिद अहमद सराय साहब ने कि इस वक्त सुनहरी मौका है कि हम बहसीयत कौम अपने आप को साबित करें। मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।